भारत एक विविधतापूर्ण देश है, लेकिन राजनेता अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने और लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपनी समझ की कमी के कारण अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि संस्कृत और तमिल दो सबसे प्राचीन भाषाएं अलग अलग है, जबकि वास्तव में उनमें कई समानताएं हैं। इस प्रकार अंग्रेजों ने विभाजन के बीज बोए और वो सफल तब हुए जब लोग ईवी रामास्वामी, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने द्रविड़स्तान की मांग शुरू की। जैसे कि आजकल खालिस्तान की मांग सुनने को मिलती है, पेरियार जैसे ही लोग अंग्रेजों से प्रभावित हुए और इतिहास से ज्यादा उन पर विश्वास करने लगे। उदाहरण के लिए एक शख्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द रामायण, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये उत्तरी लोगों द्वारा लिखी गई है, केवल इसीलिए कि वे दक्षिण भारत के लोगों को अपने अधीन कर सके और उन पर शासन कर सके। इसके अलावा कई अन्य झूठे दावे और फर्जी बातें भी इस पुस्तक का हिस्सा थी। यही कारण है कि 1977 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन पैदा कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्य से नुकसान पहले ही हो चुका था और आज भी राजनीतिक दल इस आदमी और उसके द्वारा फैलाई गई बेतुकी बातों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिंदा रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पर राज करता है, वो भूल जाते हैं कि आजादी के बाद देश के उच्च पदों को दक्षिण राज्यों से आने वालों ने ही संभाला है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहे, देश के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव, रिजर्व बैंक के गवर्नर सी रंगराजन और जनरल के एस थिम्या, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा और जनरल पद्मनाभन ने आर्मी चीफ के पदों को संभाला है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि यदि उत्तर ने दक्षिण की आर्थिक वृद्धि दर के बराबर विकास किया होता तो हम बहुत पहले ही 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गए होते। ऐसे बयान ऐसे ही नहीं दे दिए जाते, बल्कि वो आग को जलाए रखने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होते हैं। आज पेरियार, जिनकी एंटी इंडिया विचारधारा थी, उनको एक सामाजिक सुधारक और नास्तिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके जीवन और विचारों के कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में द्रविड़वादी आपको नहीं बताते। भारत और हिंदू धर्म के प्रति नफरत। पेरियार ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों और हिंदू धर्म का विरोध करने में बिताया। उनके विचारों का आधार था कि हिंदू धर्म एक जाति आधारित दमनकारी व्यवस्था है। यहाँ तक कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को भी एक ब्राह्मणिक षड्यंत्र बताया और भारत को आर्यन उत्तर भारतीयों का प्रभुत्व मानते हुए अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग के साथ साजिश। स्वतंत्रता के बाद पेरियार ने भारत को विभाजित करने के लिए मुस्लिम लीग से हाथ मिलाया और द्रविड़स्तान की मांग की। ये उनके दृष्टिकोण में एक और विभाजनकारी कदम था, जिससे उनका लक्ष्य भारत को धार्मिक और जातिगत आधार पर बांटना था। हिंसा और रक्तपात की वकालत। 1957 में पेरियार ने खुलेआम जिन्ना की तारीफ की और अपने अनुयायियों से कहा कि अगर वे द्रविड़स्तान चाहते हैं तो उन्हें हिंसा का सहारा लेना चाहिए। गांधी और नेहरू की तस्वीर जलाने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा ब्राह्मणों के घर जलाने होंगे और उनका खून बहाना होगा। हिटलर की तारीफ। शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पेरियार ने अपने लेखों में हिटलर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के ब्राह्मणों को यहूदियों की तरह एक दिन खत्म कर दिया जाएगा अगर वे नहीं सुधरे। ये स्पष्ट रूप से उनके कट्टरपंथी और हिंसक विचारों को दर्शाता है। दलितों का तिरस्कार। हालांकि पेरियार खुद को दलितों का समर्थक बताते थे। 1968 में एक भीषण घटना के दौरान जब 44 दलितों को गैर ब्राह्मण जमींदारों ने मार डाला, पेरियार ने उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपनी स्थिति से समझौता करना सीखना चाहिए। जातियों में विभाजन। पेरियार ने हमेशा अपनी राजनीति ब्राह्मणों के खिलाफ केंद्रित की, लेकिन उनका असली निशाना था जातियों के बीच विभाजन को और गहरा करना। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिले हैं और दलितों को सरकारी लाभ, लेकिन अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं है। उनका ये बयान समाज को एकजुट करने के बजाय और विभाजित करने के लिए था। तमिल साहित्य पर हमला। पेरियार का गुस्सा सिर्फ ब्राह्मणों और भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने तमिल साहित्य और संस्कृति पर भी हमला किया। उन्होंने सिलप्पदिक्रम जैसे महान तमिल महाकाव्यों को आर्यन प्रोपेगेंडा बताया और इसे सम्मानित करने वाले तमिल विद्वानों को ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली कहा। काशीराज तमिल संगम और वास्तविकता। जहां एक तरफ पेरियार और उनके अनुयायियों ने हमेशा उत्तर और दक्षिण के बीच एक काल्पनिक विभाजन को बढ़ावा दिया, वहीं सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों ने साबित कर दिया कि उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक एकता हमेशा से रही है।
पेरियार और उनके विचार सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए थे, न कि समाज को जोड़ने के लिए। पेरियार की विरासत वो नहीं है जो आज के द्रविड़वादी आपको दिखाते हैं। उनकी विरासत एक ऐसी है जो नफरत, विभाजन और हिंसा से भरी हुई है। उनकी राजनीति समाज को जोड़ने के बजाय और अधिक तोड़ने की थी। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी और स्टालिन जैसे नेता आज भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और उत्तर दक्षिण करके देश को बांट रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उत्तर भारतीयों के प्रति बेतुके बयान हो, जैसे दक्षिण के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं और उत्तर के राज्यों के लोग कम टैक्स देते हैं। क्या हम भारत के लोग नहीं? क्या देश को ऐसे क्षेत्रों में बांटना सही है? ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। असलियत में जहां तमिलनाडु को 39 लोकसभा सीटें मिली है, वहीं दूसरी ओर बिहार को भी 40 मिली है। जबकि तमिलनाडु की आबादी 7 करोड़ है, वहीं बिहार की आबादी इसके मुकाबले 2 गुना यानी कि लगभग 13 करोड़ है। इन सब के बावजूद दोनों राज्यों को लोकसभा की एक समान सीटें ही मिली है। ये वीडियो सिर्फ तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है कि किस प्रकार नफरत आधारित विचारधारा समाज को तबाह कर सकती है।